फादर थे और मेरे अंकल थे, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे। बोले चलो हमारा वो टीन का गेट है उस पर करंट लगा देते हैं, जैसे ही देखे कोई आए तो ऑन कर देंगे, तो एटलीस्ट रुक जाएंगे, कुछ होगा बट एटलीस्ट कुछ तो होगा। जैसे कि आपने जब ज्वाइन किया था, आई थिंक आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ थी। उतनी भी नहीं थी, वो कन्वेंस मिला के उतनी बनती थी। अच्छा। बैंक में 7,500 ट्रांसफर होती थी। आप अनलिमिटेड डेटा देते हैं, तो एक्चुअल में वो डेटा आपको कितना कॉस्ट करता है, या सिर्फ कॉस्ट तार का होता है? इसके इकोनॉमिक्स बेसिकली कैसे काम करते हैं? अगर आप वीडियो करो तो पैसों के पीछे पीछे भागोगे। जो बेटर टू फोकस ऑन व्हाट यू गुड एट, बेटर टू फोकस ऑन व्हाट योर पैशन इज, तो पैसे फॉलो करेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक्साइटल के फाउंडर विवेक रैना, जिन्होंने शुरुआत अपनी जर्नी सिर्फ 10,000 रुपए से करी। आज उनकी कंपनी साल का 500 करोड़ का रेवेन्यू करती है। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार कैसे एक कश्मीरी माइग्रेंट ने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, क्या उन्होंने प्रॉब्लम देखी, कैसे वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, और एज अ एंटरप्रेन्योर आप सब क्या सीख सकते हैं। तो वेलकम विवेक टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू फॉर हैविंग मी अर्नव। हम तो ऑफकोर्स यहाँ दिल्ली में रहे, तो ऑफकोर्स हमको बाद में हमने न्यूज़ और अभी रिसेंट में देखा, तो आप जब जैसे मूवी देखते हैं कश्मीर फाइल ये सब, तो ये क्या रियलिस्टिक है क्योंकि आप वहाँ पे हैं, या उससे ज़्यादा था, उससे कम था, या कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है आपके क्या? क्योंकि और ओवरऑल और जो इंडिया के लोग हैं वो सिर्फ न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, न्यूज़ डिबेट में देखते हैं, अंदर तो कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ है। Movies are always, cinematic representation. So they miss a lot, and they have to have a narrative. एक ही कॉमन नैरेटिव होना चाहिए, उनकी एक स्टोरी चलनी चाहिए ना। बट रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ में शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। सो वो सब आप मूवी में नहीं देखते, आप एक ही नैरेटिव देखते हैं, उसी नैरेटिव को चलाना पड़ता है आपको मूवी चलाने के लिए। तो रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, रियल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो वाज इन केस ऑफ कश्मीर, there were many different types of elements. Some there were people who were helping, there were people who were not helping, there were people who were neutral, there were people who were anti. So all types of narratives were there. जैसे कि आप बोल रहे कि ऐसा कोई रिलीजन वो नहीं था, कुछ उसमें भी प्लस साइड में होंगे, कोई नेगेटिव साइड में होगा। Exactly. So all I'm saying is that एक ही नैरेटिव नहीं होता। आप जैसे मूवी में दिखाना पड़ता है, रियल लाइफ में बहुत ही कॉन्ट्रास्ट होते हैं। अलग अलग टाइप के रंग होते हैं, अलग अलग टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नैरेटिव्स होते हैं। एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आप एक मान लो, एक पॉजिटिव इंसिडेंट एंड एक हार्ट ब्रेकिंग या नेगेटिव इंसिडेंट पूरे इस कश्मीर इंसिडेंट? Yeah, so there was a funny incident actually. अब उस टाइम फनी नहीं लगा, उस टाइम बहुत ही था, बट नाउ आई सी इट एज फनी इन द सेंस दैट कि एक दिन इन्हीं दिनों में जब मतलब बहुत हालात ख़राब थे और बहुत ही वायलेंस थी, तो एक दिन हमारे मोहल्ले में ये अफवाह आई कि आज बहुत हज़ारों लोग आएंगे, कश्मीरी पंडितों के घरों में आएंगे और लूटना शुरू कर देंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वहां पे जब तक कश्मीरी पंडित थे तो कोई रॉयट्स टाइप सिचुएशन कभी नहीं हुए। दीज वर टारगेटेड किलिंग्स ऑफ पंडित्स एंड मुस्लिम्स आल्सो टू सम एक्सटेंट, बट रॉयट्स मतलब एक भीड़ आई और घरों में गई, वैसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। तो एक दिन ये खबर अफवाह हुई हमारे मोहल्ले में, श्रीनगर शतावल में, कि एक भीड़ आएगी जी और पंडितों के घर को लूटेंगे। तो घर में बहुत परेशानी हुई। वो है, ये है। फादर थे और मेरे अंकल थे, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे। बोले चलो हमारा वो टीन का गेट है उस पर करंट लगा देते हैं, जैसे ही देखे कोई आए तो ऑन कर देंगे, तो एटलीस्ट रुक जाएंगे, कुछ होगा बट एटलीस्ट कुछ तो होगा। वो कर दिया, वो सब मतलब ऑफ करके रखा, लेकिन बोले जो ठीक है। फिर मतलब 10 बजे सुबह की बात है, फिर 12, 1, 2, 3, 4 बजे कुछ नहीं हुआ। तो सब वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा। तो मैंने उनको बोला ये पता नहीं लेट क्यों हो गए इनको इतना। मैं किड कि इतनी तैयारी, मैं इतनी देरी की, लेट हो गए, कुछ एक्शन नहीं मिल रहा है। तो सारे घर वाले लोग इसी के बैठेंगे कुछ, तो घर वाले बहुत परेशान, पागल बकवास बात बता कर रहा है। मतलब उनके लिए तो मतलब थ्रेट था, बड़े लोगों के लिए। मेरे लिए तो एक्साइटमेंट था कुछ होगा। मैं पता नहीं लेट क्यों है, अभी तक आई नहीं कोई, तो भगा दिया उन्होंने मुझे। सो आई वेंट नेक्स्ट डोर टू माय मुस्लिम नेबर। वो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मतलब खेलता रहता था, तो उनके यहाँ गया, तो उनके यहाँ भी परेशान सारे। अरे वो भी। मैंने कहा तो आपको क्या परेशानी है? बोले सुना इंडियन आर्मी आएगी और लूटेगी हमारे घरों को। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ कंफ्यूजन है, सारे अफवाह में घूम रहे हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट था। एंड एनी बैड इंसिडेंट? या जो बैड इंसिडेंट यही था कि मतलब there was a neighbor who was a chartered accountant student.
नेबर का बच्चा था बेसिकली. सो ही वाज शॉट डेड इन हिज होम. He was playing carrom board in the lawn. वहीं पे जाके उसको शॉट डेड किया. Nobody knows why. So अभी तो उससे पहले क्या था कि मतलब कुछ टाइम तक तो ना हर किलिंग का एक होता था रीजन देते थे. वो बोलते थे ये जी वो है, ये जासूस है, ये वो है, ये इंडियन एजेंट है, ये वैसा है, तो इसलिए मार दिया उनको. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम रीजन देने का वो बंद हो गया. सो लॉजिक ही नहीं बनता था मारने का. तो तब रियल पैनिक शुरू हुआ. हमारे मतलब कॉमन लोग जैसे हम थे, हमारे यहाँ पैनिक तब हुआ जब हमने ये बिना रीजन की किलिंग्स देखनी शुरू कर दी ना. और जहाँ हमें पता है कि आदमी तो बेसिक स्टूडेंट है बेचारा, इसको मारने के लिए मिलेगा. आपने बोला कि फ्रेंड हो सकते हैं या फ्रेंड के फ्रेंड है, तो समाव आप जानते भी हो तो थोड़ा इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है. पहले तो ये तो था कि मतलब वो हाई प्रोफाइल किलिंग्स थी. मतलब डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, मतलब डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज, मतलब बड़े बड़े टारगेटेड किलिंग्स. तो हमें लगता है हो सकता है उनका कुछ हो यार, बड़े लोग हैं मतलब वो. फिर जब उतना पैनिक तब नहीं था. हालांकि दुख था क्यों मार रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पंडित एंड मुस्लिम किलिंग्स थी. उन्होंने उस टाइम वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी मुशीरुल हक, उसको मार दिया. ऐसे ऐसे बहुत चीजें हुई. तो फिर भी ये काफी एलीट लोग हैं, इनके यहाँ ऐसा हो रहा है. कुछ उनके पीछे कुछ होते होंगे, रीजंस होंगे, किया होगा. हाँ, लेकिन उसके बाद जब कॉमन लोग को टारगेट करने लगे, मतलब दुकानदार को, मतलब उसको, तब लॉजिक नहीं बना. और तब रियल जो हमारा है ना थ्रेट था या डर था वो पैदा हुआ कि नहीं अब तो लॉजिक नहीं बनता, तो अब तो मतलब कोई भी हो सकता है. सो ये एक बुरा इंसिडेंट था. या और एक अच्छा इंसिडेंट ये था कि जो अल्टीमेटली जिस हम ट्रक में 4-5 घर मिलके हमने सामान थोड़ा एक ट्रक में डाला, वो हमारा पड़ोसी ही था, कश्मीरी मुस्लिम ही था. तो उसी के बोला यार हमें ले जाओ. अच्छा, उसका ट्रक था हाँ. वो हमारा मरे बड़े था. उसने कहा क्यों जा रहे हो, मतलब यार हाँ अभी ठीक है, अभी कुछ देर के लिए तो जाना ही ठीक है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है. तो उन्होंने भी कहा था. सो इट वाज लाइक दैट. So see, again, this is what I said. You know, in movie there is one narrative, while in real life there are multiple narratives at the same time. अभी आप आई एम अज्यूमिंग जाते होंगे बीच में कश्मीर. अच्छा, मतलब काफी रेगुलरली आते. तो अभी आप ओवरऑल सिचुएशन क्या देखते हैं, कैसा लग रहा है अब? मैंने 2011 में फिर से घर ले लिया था वहाँ पे. हाँ, श्रीनगर में ही 2011 में मैंने घर ले लिया था. और फिर उसमें फ्लड भी आया था. अब तक कश्मीर में वो 2 स्टोरी उसकी फ्लड में चली गई थी. लेकिन देन आई रेनोवेटेड इट अगेन. तो आई हैव अ प्लेस देयर इन श्रीनगर. तो अभी आप माहौल सही है आप? See, other than the militant violence, माहौल अच्छा हमेशा ही था. मतलब जब से मैं जाने लगा फिर से 2000 से ही. Other than the fact that there are people who have guns and we don't know who is controlling them and why are they killing, who are they killing, वो एक एलिमेंट है जो हमेशा से है प्रॉब्लमेटिक. उसके अलावा कॉमन लोगों का बिहेवियर, वेलकमिंग, वो बहुत ही अच्छा रहता है हमेशा. आई थिंक जब आप रिलायंस में थे इनिशियली तो काफी बड़ा था, एंड देन वो फिर आई थिंक प्रॉब्लम आने लगी. आई थिंक वो ज्यादा अपने मोबाइल जीएसएम में कॉन्सेंट्रेट करने का. आपको क्यों लगा कि यार वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उस शुरुआत में तो रिलायंस कम्युनिकेशन भी काफी बड़ा था. जब मैंने ज्वाइन किया तो ये रिलायंस इन्फोकॉम था, वो मुकेश अंबानी वाला था उस टाइम. तो फिर while I was there, after a year or so, the split occurred. The split happened between in the business group, and this went to Anil Ambani, and it was renamed as Reliance Communication. ओके, तो आप रिलायंस इन्फोकॉम चलाते मुकेश अंबानी थे, बट जब बिजनेस स्प्लिट हुआ वो मिला अनिल अंबानी को. और तभी विजन भी चेंज हो गया उस टाइम. पहले तो विजन काफी ब्रॉड था, जो अब जियो कर रहा है वही विजन था उस टाइम. तो अब फिर वो विजन चेंज हो गया. बट फिर भी मैंने उसमें से लगभग 4 साल मैंने काम किया, 4-5 साल मैंने वहाँ काम किया. और उसके बाद मैंने वापस हैथवे में गया, मैं रीजनल हेड फॉर नॉर्थ इंडिया, जैसे मैंने कहा. वहाँ भी 1-1.5 साल रहा. उसके बाद मैं वापस चला गया डीजी केबल, ब्रॉडबैंड पेसनेट कंपनी का नाम था. अगेन उनका रीजनल हेड फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, वायर एंड ब्रॉडबैंड वहाँ भी. आई थिंक आपने जब जॉब क्विट, आपने जैसे कि आपने जब ज्वाइन किया था, आई थिंक आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ थी. उतनी भी नहीं थी, वो कन्वेंस मिला के उतनी बनती थी. अच्छा. बैंक में 7,500 ट्रांसफर होती थी. ये कौन से साल की बात है? 2001. ओके. 7,500 बैंक में ट्रांसफर होती थी और 1,500-2,000 का वो कन्वेंस बनता था. तो सब मिला के 10,000 लगभग. एंड आप कौन सा एक सेल्स डिवीजन देखते थे या कौन से? सिर्फ सेल्स. सब में से सारी कंपनीज जो आपने करी सेल्स देखते थे? तो पहली कंपनी में सेल्स, दूसरी कंपनी में नेटवर्क पार्ट, कि नेटवर्क कैसे एक्सपेंड करे. दूसरी कंपनी वाला ये रिलायंस. हाँ.
फिर तीसरी कंपनी में तो बिजनेस हेड बन गया था नॉर्थ इंडिया का, और चौथी कंपनी में ऑब्वियसली बिजनेस हेड फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो मतलब पूरा ही बिजनेस देखना। तो ये पूरा जर्नी था, सेल से लेके सब कुछ देखना, बिजनेस करना, वही काम आया फिर जब अपना काम शुरू किया। तो जब आपने क्विट किया, आई थिंक तब आपकी सैलरी कितनी होगी? तब होगी लगभग 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख, मतलब 30 लाख टाइप साल की? नहीं, उतनी भी नहीं थी, मतलब 17-18 लाख। अच्छा, 17। तो अगेन 17-18 लाख उस टाइम में भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट था। एंड क्विट किया था 2014 में। हाँ, तो काफी बढ़िया, अभी भी काफी बढ़िया ही है। तो सवाल ये आता है कि ऑफ कोर्स आपको सारा बिजनेस तो आ गया था, समझ गए थे, बट फिर आपने रिस्क लेने का कैसे डिसाइड किया कि यार, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी कंपनी सेम चीज कर ही रही है, तो वही सेम चीज एज अ डिफरेंट कंपनी आपने क्यों करने का शुरू किया? अर्नब, मुझे आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट वायरलेस ब्रॉडबैंड, बट इंडिया में पेनिट्रेशन ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, मतलब 3 करोड़ कनेक्शन टोटल है। 140 करोड़ 140 की जनसंख्या के लिए सिर्फ 3 करोड़ कनेक्शन है। क्योंकि ये कनेक्शन घर में लगता है, एक बंदे के पास साथ में लगता है, तो लेट्स डिवाइड बाय 4, तब भी आप बोलो 40 करोड़ घरों के लिए 3 करोड़ कनेक्शन है। उसमें से आप आधे हटा दो, बोलो रूरल है 20 करोड़, तो 20 करोड़ अर्बन के लिए तब भी 3 ही है। अच्छा, 20 में भी आप छोड़ दो, आप बोलो 20 में जी 10 कभी नहीं लगाएंगे, बहुत गरीब लोग हैं, तो फिर भी आप कह रहे हो 10 करोड़ जो पे कर सकते हैं इसके लिए, उनमें से भी सिर्फ 3 करोड़ कनेक्शन है, तो 7 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। ये 3 करोड़ अब हुए हैं, वैसे 1.5 करोड़ होते थे। हाँ, और आपने जैसे बोला लोएस्ट है, मतलब इन कंपैरिजन टू, जैसे कि अब मोबाइल डेटा में तो हम वन ऑफ द हाईएस्ट हैं, तो वायरलैंड में हम लोएस्ट है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था आज तक। मान लो ये श्रीलंका, नेपाल, इस टाइप से। श्रीलंका, नेपाल इज मच बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पेनिट्रेशन। अच्छा, नेपाल में भी? नेपाल बेटर है यहाँ से, तो इंडिया ही बहुत पीछे रह गया। इवन मुझे लगता है इंडिया और सब सार्न अफ्रीका लगभग होगा, बाकी सब कंट्रीज में 60-70% का पेनिट्रेशन रहता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये एक प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम हमें हर कंपनी में आ रही थी। जहां मैं जाता था तो हम प्लान्स लंबे चौड़े बना देते थे, लेकिन पेनिट्रेशन कभी बढ़ नहीं पाता था, तो कंपनी के प्लान्स भी कभी पूरे नहीं हो पाते थे। तो यही मैं डिजिटल में विटनेस कर रहा था जब मैं पेस्टेंट में था उनके साथ। तो फाइनली मुझे वहीं पे अपने बल्गेरियन पार्टनर मिले। अभी ये कहाँ से आया बल्गेरिया के? बल्गेरियन पार्टनर बेसिकली उनकी एक कंपनी थी बल्गेरिया में ब्रॉडबैंड की, जो उन्होंने बेची डॉयच टेलीकॉम को, और फिर वो दुनिया घूम रहे थे कि कहाँ कर सकते हैं हम धंधा, तो वो इंडिया भी आए थे। मतलब बेसिकली उन्होंने वहां पे जो आप यहाँ करना चाहते थे वहां पे ब्रॉडबैंड कर चुके थे वो, और वो बेच के भी आ गए थे वो, तो अब वो देख रहे थे कि और कहाँ करना चाहिए। अपने कंट्री में तो कर लिया हमने, वहाँ 80% 90% पेनिट्रेशन पहुंच गई, वहाँ करने को कुछ नहीं बचा। कितने से कितने तक वो ले गए होंगे? मतलब 1990 में उनका हाल हमसे भी बुरा था, क्योंकि वो रशिया के साथ यूएसएसआर वाले इसमें थे, तो उनका सब कुछ सरकारी होता था। जैसे हमारा बीएसएनएल होता था यहाँ पे, उनका बल्गेरियन टेलीकॉम होता था, तो हार्डली एनी पेनिट्रेशन, कोई पेनिट्रेशन नहीं थी। 90 में उनकी वो लिबरलाइजेशन हो गई, रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको। 90 से 2000 तक 10 साल में उन्होंने 80% पेनिट्रेशन कर ली। इतनी जल्दी? ओके। फिर हम यही बात पे हम बात किए, वो मिले, तो हमने कहा आपने कैसे किया, वो ये तो हमने एक्सचेंज आइडियाज किए, नोट्स किए, तो फिर उनका नो हाउ और अपना एक्सपीरियंस मिला के, उनका नो मतलब टेक और कैसे क्या करते, टेक और एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल होता क्या था अर्नब उस टाइम। मैं 2014, 13, 12 या की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड दिल्ली के अंदर 512 kbps थी। 512 पे ज्यादा से ज्यादा 1 MB का प्लान 1000-1200 में मिलता था, और 512 kbps एवरेज स्पीड थी। और उस 512 kbps में आप क्या कर सकते हो? सर्फिंग वेबसाइट खोल सकते हो, मेल कर चेक कर सकते हो, और क्या करोगे? इवन आपको यूट्यूब भी नहीं चलेगा, आपको बफरिंग करने के लिए चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, अगर आप वायरलाइन ब्रॉडबैंड घर में बेच रहे हो, घरों में बेच रहे हो, घरों में बेचने के लिए आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर ये एंटरटेनमेंट डिलीवर करता है तो चलेगा। अगर आप काम के लिए दे रहे हो बंदे को घर में अंदर, वो काम घर में काम क्यों करेगा? वो थक के आया वैसे ही काम करके ऑफिस में, वो ऑफिस में नेट यूज कर लेगा, उसको घर में क्या जरूरत है? तो आपकी पोजीशनिंग गलत है। जब तक आप स्पीड नहीं दोगे उसको दिखाओगे कि नहीं कि वीडियो कैसे देखते हैं इस पे, बताओ उसको इस पे क्या क्या हो सकता है, तभी ये चलेगा। वीडियोस हो गए, गेम्स हो गए। ये एक सीख थी। दूसरी एक सीख ये थी कि खुद तार डालने लगोगे पूरे इंडिया में कभी नहीं कर पाओगे, इतना वास्ट मार्केट है। तो आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए कि लोकल एंटरप्रेन्योर के साथ लेके चलो, ताकि वो तार डाले अपने मोहल्ले में। आप टेक्नोलॉजी बताओ, आप बताओ कैसे डालना है, आप उसको टेक्नोलॉजी दो, आप कंट्रोल करो सर्विस को, आप कंट्रोल कर लो क्वालिटी ऑफ सर्विस को।
तो वैसे स्केल होगा। बताओ उनको कैसी चाल डालनी है, आप अपने हिसाब से डलवाओ, लेकिन आप उनका इन्वेस्टमेंट लगवाओ वहां पे। एक्साइटल ने यही किया। जब हमने एक्जैक्टली फिर अपना बिजनेस शुरू किया 2015 में, इनिशियल फंडिंग हमने रेज की थी उन्हीं बल्गेरियन इन्वेस्टर्स के थ्रू ही। 1.5 मिलियन की हुई। 1.5 मिलियन हुआ आज के हिसाब से 12 करोड़ रुपए। हम वो लेके आए थे, और हमने जब दिल्ली में 512 kbps की स्पीड चलती थी, हमने 20 mbps की वीडियो पे स्पीड लगाई। और अच्छा, उस टाइम एक और चीज होती है, एफयूपी होता है फियर यूजेज पॉलिसी। उसका मतलब ये होता था कि अगर आप इतना यूज करोगे उसके बाद स्पीड गिर जाएगी। तो हमने कहा ये मतलब ये तो अजीब है यार, तुम कस्टमर को यूज नहीं करने दे रहे, वो यूज क्यों करेगा। तो मोबाइल में तो समझ आता है वो एफयूपी क्यों लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल में कैपेसिटी लिमिटेड होती है, आपकी शेयर्ड स्पेक्ट्रम होता है। तो आप नहीं चाहते कि ज्यादा यूज हो। अगर ज्यादा यूज होगा तो टावर चौक हो जाएगा, हम मतलब फिर दूसरे लोग नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, टावर चौक हो जाएगा, तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कायदे से 4G को तो आपको 100 MB तक देना चाहिए स्पीड, बट देती कितनी है, 8, 10, 12। वो इसलिए कि शेयर्ड मीडियम है, सब हर कोई यूज कर रहा है। तो बट वायरल में ऐसा नहीं है। वायरल में डेडिकेटेड तार आपके घर में आ रही है। आपको टेंटेटिवली मतलब थियोरेटिकली 1 गीग तक स्पीड दे सकते हो एक बंदे को आप। तो फर्क यही है वायरल में। तो इसमें एफयूपी का तो मतलब ही नहीं है। तो एक्साइटल ने पहले दिन से कोई एफयूपी नहीं रखा। जब हर कोई एफयूपी रख रहा था, और हमने स्पीड 20 mbps से शुरू की, मतलब करो, यूज करो। तो लोग हैरान हो गए, यार ये क्या बेच रहे हो तुम, मतलब ऐसे होता है क्या, मतलब। एंड इट वाज अ वेरी गुड रिस्पांस। हमने पहले साल में 1 लाख कनेक्शन कर दिए थे। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना था कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आई थिंक आपके प्लान्स 400-500 स्टार्ट होते हैं, तो आप अनलिमिटेड डेटा देते हैं, तो एक्चुअल में वो डेटा आपको कितना कॉस्ट करता है, या सिर्फ कॉस्ट तार का होता है? इसके इकोनॉमिक्स बेसिकली कैसे काम करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बेसिकली कुछ तो आप खरीदते हैं डेटा। किससे खरीदते हैं आप ये? जिनके पास इंटरनेशनल गेटवे हो, ये 2-3 कंपनीज हैं जिनके पास इंटरनेशनल गेटवे है। तो ये मतलब बेसिकली इंटरनेशनल गेट मतलब इंटरनेशनल गेट का मतलब है कि अंडर सी फाइबर जहां टर्मिनेट हो रही हो, जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है। अच्छा, तो डेटा जो बाहर से आ रहा है, और वो डेटा कहाँ से लाते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल गूगल का है, मतलब गूगल के हेडक्वार्टर से, मतलब उनके सर्वर्स होते हैं। तो ये सर्वर कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया में, इसी को इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, बट वो डेटा, अब इंटरनेशनल डेटा जो है वो हमारा लगभग लेट्स से 7-8% रह गया है। बाकी जो 93% है वो लोकल आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि गूगल आपके इसमें आ रहा है, कंट्रोल रूम में, कह रहा है मैं अपने सर्वर यहीं लगा दूंगा। फिर फेसबुक आता है, कहता है मैं आपके सर्वर यहीं लगा दूंगा। फिर नेटफ्लिक्स आता है, कहता है मैं अपनी तार लेके आपके यहीं आ जाऊंगा। और ये जो सब अपना डेटा सेंटर भी लगा रहे हैं, इससे भी हेल्पफुल होता है। जो फॉर एग्जांपल हमारे डेटा सेंटर में सारे आए हुए हैं, अमेजन, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स सारे आ रहे हैं। तो हमारा 90% डेटा उसी से सर्व होता है, और 7-8% के लिए आपको इंटरनेशनल घूमना पड़ता है। तो इस सब का मिश्रण बना के, इस सब को मिला के वही है जिसको इंटरनेट बोलते हैं, और कस्टमर को देते हैं। हाँ, तो अब अगर मान लो, तो इसके इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करते हैं कि मतलब डेटा कितना खर्चा आता है आपको? बेसिकली जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क रोल आउट, फिर सेल्स कॉस्ट, फिर सपोर्ट कॉस्ट। तो आप बोल रहे हैं कि डेटा का कॉस्ट वैसे उतना डेटा का उतना कॉस्ट नहीं रहा, 10-15% तक रहेगा। उसके बाद नेटवर्क का कॉस्ट मेजर कॉस्ट होता है, जो आप रोल आउट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके जी, नेटवर्क कॉस्ट है। और ऑब्वियसली मैन पावर कॉस्ट, आज एक्साइटल में 3000 लोग काम करते हैं। तो मैन पावर कॉस्ट एक ह्यूज कॉस्ट होता है। ऑफकोर्स, आप जैसे कि आपने बोला कि आप नेटवर्क ये सब लगा रहे हैं, बट क्या आप B2B को भी सर्व करते हैं? हम सिर्फ होम यूजर्स को सर्व करते हैं। एंड ये बट उस मार्केट में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते इजीली, क्योंकि उसमें बट वो हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है, वो इजी है करना हमारे लिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिल्ली में कहा कि दिल्ली में हमारे पास 7000 किलोमीटर फाइबर है। इसका मतलब हम कोई भी B2B कस्टमर को कभी भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट फाइबर से। तो उसमें आपको मस्त अच्छे से इजीली रेवेन्यू आ जाएगा। that means you are also at the same time, it means you are bifurcating your focus. अच्छा, अभी आप सिर्फ होम यूजर पे फोकस कर रहे हैं, उसी के लिए ऐप, उसी के लिए डेवलपमेंट, उसी के लिए टेक बन रहे हैं। फिर आपको B2B करना है तो बिल्कुल डिफरेंट आपको यूज केसेस हैं, डिफरेंट टेक है, डिफरेंट मैन पावर है, वो करना पड़ेगा। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो हमने बेस किया हुआ है होम यूजर्स पे। इससे इजी मनी आ जाएगा, बट हमारा बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है नहीं है, उस पर वायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब वो क्लियर नहीं होगा। एंड एज अ जनरल एंटरप्रेन्योर टाइप से सवाल ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका वहां से इजी मनी आ जाएगा, बट आप
बोल रहे कि नहीं यार हमने जो ओरिजिनल बिजनेस मॉडल सोचा था या जो फोकस करना है उस पर, तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि यार एक एंटरप्रेन्योर को फोकस करने को, जब स्पेशली एट अ पॉइंट कि आपको कहीं और से इजी रेवेन्यू आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि फोकस करना है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में बहुत हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर एवरीबॉडी, इट्स फॉर स्टूडेंट्स आउट देयर, इट्स फॉर professionals, it's for everybody. Right now there are people, there are systems, there are companies, there are corporations which are vying for your attention all the time through social media, through billboards, TV ads. आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर कोई है बाहर। आप कितना अपने फोकस कर सकते हैं वो डिटरमाइन करेगा आपकी सक्सेस। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ही होते गए, पूरी दिन रील्स ही देखते रहे, नथिंग पॉजिटिव इज एवर गोइंग टू कम। You need to decide what you want to see, when you want to see. You need to decide what you want to do with your time, when you want to do with your time, rather than somebody else deciding. As soon as you give up that control, you're no longer in control of your destiny. Somebody else is. So I think this is the most important thing. More so in our time, today's time. When it's very easy to get distracted. Just don't do anything and you'll get distracted. जैसे कि आपने बोला कि ऑफ कोर्स आपने सही सही पेन पॉइंट्स पकड़े, सही पोजिशनिंग करी बुल्गारियन पार्टनर्स के मदद से, बट ये इनिशियल डेज में प्रॉब्लम क्या है इन द सेंस कि ऑफ कोर्स बुल्गारियन पार्टनर आपको टेक्निकल नो हाउ ये सब तो दे रहे हैं, बट कोई जब को फाउंडर सोचता है वो देखता है कि यार मे बी किसी के साथ मैंने काम किया हो, मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता हूँ उनके टाइम से, तो आपके पहले तो वो फॉरेनर्स थे, तो वो बैठा कैसे सब कुछ, एंड इनिशियल डेज में प्रॉब्लम क्या हुई? सक्सेस तो ये हुई कि लोगों ने पसंद किया काफ़ी। सो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ काफी इजी लग रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने फिर से रोक के आपको बोला कि यार इतना आसान तो होगा नहीं ना, एंड स्पेशली आपका तो ऑन ग्राउंड सर्विस है, ऐप तो है नहीं कि हो गया डाउनलोड। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पहले ही। कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी, यूरोपियंस का काम करने का तरीका और हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। जो मेरे साथ स्टार्ट वाले लोग थे वो सारे मेरी दूसरी कंपनियों से आए थे जिनको मैं जानता था, उनको मैंने लाके शुरू किया हमने। और हमारा काम करने का तरीका दूसरा था। हमारा तो मतलब वॉरियर स्टाइल है, जाओ और करके आओ। उनका स्ट्रक्चर्ड होता है यूरोपियंस का। नहीं जी, एक स्टेप ऐसा होगा, दूसरा स्टेप ऐसा होगा, तीसरा स्टेप होगा, हमारा जुगाड़ करके कुछ भी करके करना है। मतलब रात लगे दिन लगे, उनका डिफरेंट। सो इन दोनों में वैल्यूज हैं, दोनों में अपना अपना जो है एडवांटेजेस हैं, दोनों में अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो दोनों को कंबाइन करना था, वो एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि अपने पार्टनर्स को, क्योंकि अब हम पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं हर जगह, जो मैंने कहा लास्ट माइल, उनको पहले कॉन्फिडेंस देना कि ये एग्जिस्टिंग सर्विस जो आप उनकी है उससे बेटर है। हाँ, कि आप अपना धंधा बंद करके हमारे साथ जुड़ो। और ये कन्विंस इनिशियल डेज में आप कर पाए थे? कैसे कन्विंस कर? हर काम हमारे साथ काफी पार्टनर्स थे, मतलब बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे साल से जानते थे। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब है, बोलना इजी है। और प्लस फाइबर वेंडर्स, क्योंकि हमारा दिल्ली में आज की डेट में 7,500 किलोमीटर फाइबर चलता है पार्टनर्स को जोड़ने के लिए। तो उन फाइबर वेंडर्स को क्रिएट करना कि जो फाइबर हमें लीज कर सके। सो इस सब को क्या कहते हैं, इस पूरा इसको उधेड़ बुन को एक जगह समेटना और उसको क्रिएट करना कॉम्प्लिकेटेड है। बट वंस आप डेडिकेटेड हो, आपका फोकस क्लियर हो, आपको पता आपको करना क्या है, तो सब बैठ जाता है। एंड फिर जैसे कि ऑफकोर्स आप तो आए, बट कंपटीशन भी उस टाइम में धीरे जैसा हैथवे हो गया, और भी आई थिंक 3-4 प्लेयर्स थे, लोकल प्लेयर्स भी थे। तो ऑफकोर्स आपने फीचर्स अलग अलग दिए, बट एक जैसे कि पहले लोकल केबल्स का भी होता था कि एक एरिया में वही लोकल करता था, तो उस मार्केट को आपने फिर एंट्री कैसे दी? क्योंकि आपके फीचर्स इतने बढ़िया थे, लोग खुद से ही इनबाउंड करने लगे, आपको दिक्कत होती थी? बेसिकली वो पहले साल की सक्सेस में जो हमारे पहले 100-200 पार्टनर थे, उनको इतनी सक्सेस मिली कि हर कोई आया कि हमें भी यही करना है जी। तो इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ ए मैड रश कि हमें करना है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू। और साथ में व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि हम वो पहले 20 MB पे ही नहीं रहे। हम हर 6 महीने में स्पीड को बढ़ा के, फीचर्स को बेटर करके, जो हमेशा सबके साथ होना चाहिए और हर दिन में होना चाहिए। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने तरीके को नहीं कर रहे, तो देन यू विल बी लेफ्ट आउट। सो तब हमने 20 MB से शुरू किया था, वैसे 5 MB से शुरू किया था, और आज हम 200 MB देते हैं मिनिमम शुरू ही होता है 200 MB से। सो यू हैव टू कीप ऑन। प्लस ये तो स्पीड हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनोवेशंस करते जा रहे हैं अपनी टेक में। द वे वी हैंडल पार्टनर, द वे वी हैंडल एस्केलेशंस, टिकट्स, वो सब कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ता है आपको।
ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप, ये HQ सेटअप है, इनका काम ही सिर्फ है इंप्रूवमेंट। हाँ, मतलब ऑपरेशन चलाना यहाँ का काम नहीं है, ऑपरेशन तो रीजनल देखते हैं। यहाँ पे काम ये है कि हम हर प्रोसेस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो यही फिलॉसफी पहले दिन से थी कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करना है, और देयरफॉर आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप कहीं आके रुक जाओगे हमेशा। जैसे कि मोबाइल डेटा, पहले तो चलो मोबाइल डेटा यूसेज भी कम था, जियो के आने का मोबाइल डेटा यूसेज भी इतना बढ़ गया है। तो क्या इंडिया में ज़रूरत है इतनी ब्रॉडबैंड की? क्योंकि जैसे हमने 3G लोग इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुए, 2G से 4G शिफ्ट हो गए। तो क्या ज़रूरत है एक्चुअल में ब्रॉडबैंड की इतनी ज़्यादा? फंडामेंटल डिफरेंस है मोबाइल में और वायरलाइन में। मोबाइल का मतलब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक टावर है, मैंने लगा दिया है, उस टावर में 200 मेरे कस्टमर हैं, 400 कस्टमर हैं, वो लैस्ट ऑन है और वो काम कर रहे हैं। और अगर एक कस्टमर यूज कर रहा है तो उसको पूरी स्पीड मिल जाएगी, 2 कर रहे हैं तो आधा आधा हो जाएगा, 3 कर रहे हैं तो 3 में बढ़ जाएगा, 40 कर जाएगा तो 40 में हिस्सा हो जाएगा। सो इट्स ए शेयर्ड मीडियम, स्पेक्ट्रम हमेशा शेयर्ड रहता है, तो इसीलिए वो FUP लगाते हैं कि आप ज्यादा यूज ना करें वरना वो टावर बैठ जाएगा। तो जहां पे तो आपको ऑन द गो हो उसके लिए बेस्ट है मोबाइल। आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, या आप चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, उसके लिए बेस्ट है मोबाइल। लेकिन जहां घर के अंदर की बात है, वहां आप मूवीज देख रहे हो, जहां आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हो, वीडियो कॉल्स कर रहे हो, उसके लिए मोबाइल नहीं है। और दूसरा, बाहर तो अच्छा चलता है, घर के अंदर चलता है आजकल मोबाइल। जितनी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो उतनी उसकी एबिलिटी घर के अंदर जाना वो कम हो रही है। तो आप बोल रहे हो कि इवन जो आप 5G आ रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट एबिलिटी टू एंटर वॉल्स, पेनिट्रेट वॉल्स और भी कम हो जाएगी 4G से। तो 5G मतलब बाहर बहुत बढ़िया काम करेगा बट घर के अंदर उतना ही खराब करेगा। आपको याद है 2G में कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी घर के अंदर, 3G में थोड़ी थोड़ी आने लगी, 4G बहुत ही खराब था घर के अंदर, तो चलता ही नहीं था। 5G और भी खराब होगा। सिंपल ये फिजिक्स है, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, आप एबिलिटी टू एंटर वॉल्स कम होता जाता है। क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है 5G ये सब। तो 5G 6G कितने भी G आते रहे, वायरलाइन का काम अलग है, मोबाइल का काम अलग है। मोबाइल बहुत अच्छा है घर के बाहर। जो दूसरा आजकल जो ऑफ कोर्स जियो एयरटेल ये सब तो कॉम्पिटिटर्स हैं, बट दूसरा अभी रिसेंटली एलन मस्क भी बोल रहे थे वो स्टारलिंक लाना चाहते हैं, एयरटेल का भी वनवेब है, तो उसमें भी वही सिमिलर प्रॉब्लम्स आएंगी या वो कुछ अलग कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू है। और दूसरी चीज ये कि वो उन जगहों के लिए जहां तार नहीं पहुंच सकती, रिमोट एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। वो रिमोट एरियाज कनेक्ट हो जाएंगे पहली बार, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, शहरों के लिए नहीं है। उसमें वही सेम की डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी जैसे कि ऑफकोर्स आपने एक्साइटेड शुरू किया एंड इनिशियल फंडिंग के साथ आपने स्टार्ट किया दिल्ली में, तो यहाँ पे दिल्ली में भी छोटे मोटे प्लेयर्स तो थे बट आपके फीचर्स बढ़िया थे। बट अभी जब आप देखते हैं कि एयरटेल है, जियो है, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो जब आई थिंक नितिन कामत का एक कोट था कि यार मैं खुशकिस्मत हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जियो हमारे सेगमेंट में कम्पीट नहीं करता। तो जब आपके सेगमेंट में इतना बड़ा प्लेयर आता है और उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, वो प्राइसेस भी नीचे कर सकते हैं, प्लस उसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गया, OTT ये सब कर सकते हैं, तो उसके साथ आप कैसे कम्पीट करते हैं? दिल्ली के बाद हम लगभग 22 और शहरों में हैं अभी। हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे प्लस यूपी पूरे में है। सो दिल्ली इज नाउ लेस देन हाफ ऑफ आवर बेस, बाकी सब बाहर है। सो एज फार एज कॉम्पीटिंग विद रिलायंस और एयरटेल इज कंसर्न्ड, मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि अभी इतने कम यूजर हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउसेज दैट हैव बीन पेनिट्रेटेड कि सबके लिए पाई खुला हुआ है। मार्केट बहुत बड़ा है और अच्छा है कि वो आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया ये ऐसा होता है। उनकी रीच बहुत ज्यादा है, एबिलिटी टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो उससे लोगों को पता लग रहा है वायरलाइन क्या है। तो फिर एक बार लगता है एक ही के साथ स्टिक नहीं करता, जो बेटर सर्विस को देगा उसके पास आएगा। सो अल्टीमेटली इट इज कॉम्पिटिशन एंड इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। And I think because this sector is so unpenetrated, it is so underutilized, so there is space for everybody. And plus we're talking about thousands of cities around the country. तो हर कहीं तो हर कोई पहुंच नहीं सकता ना, तो सबके लिए स्पेस है। दिल्ली में ले लीजिए, अब हम पिछले 5 साल से हैं, ज़्यादा 2015 7 साल से हैं, और वी आर नंबर 2 नाउ। 4.5-5 लाख कनेक्शन है, 5 लाख कनेक्शन लगभग हमारे पास अभी। टोटल कितने कनेक्शन है? मैं कह रहा हूँ एयरटेल इज द ओल्डेस्ट प्लेयर। उन्होंने दिल्ली शुरू किया था 2004 के अंदर, हमने शुरू किया 2015 के अंदर।
हमारे पास लगभग 5 लाख हैं, उनके पास 11-12 लाख होंगे। एंड ओवरऑल आपके इंडिया में कितने हैं? इंडिया में ओवरऑल अब मिलियन के करीब 10 लाख के करीब जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 2 हैं हम दिल्ली में, और बने रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं। तो ठीक है, मतलब सबके लिए जगह है। अगर दिल्ली में बढ़ सकते हैं, छोटे शहर में तो बहुत ही बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि आई थिंक आपने रिसेंटली तो नहीं, हो गया थोड़ा टाइम, आपने 100 करोड़ की फंडिंग भी रेज करी थी। तो अब फिर आप आगे का क्या प्लान देखते हैं? इसको और एक्सपैंड करना है या कुछ नई चीजें भी आप देख रहे हो? एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मतलब पैसे तो आपने रेज किए, पर उस रेज करने के बाद जो आपने एसेट बनाया, उससे जो हमने कैपेसिटी क्रिएट की, वो कैपेसिटी सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनिंग है कि नहीं है। मतलब प्रॉफिट होना चाहिए पर ऑर्डर। हाँ, मतलब बेसिकली ये हमारा विजन है कि आप जो भी नई कैपेसिटी क्रिएट करो, आप जो भी नया एरिया स्टार्ट करो, जो भी नया एरिया बनाओ, शहर शुरू करो, वो अल्टीमेटली सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। अगर वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है तो पहले उसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाओ, फिर नया शहर खोलो। तो अभी हम उस मोड में है कि जो जो हमने खोला उस पैसे से, उसको हम अभी सेल्फ सस्टेनिंग एक जगह पे ले जा रहे हैं। वंस इट्स सेल्फ सस्टेनिंग, देन विल थिंक ऑफ मोर। As of now, we are trying to improve our sales processes, improve our systems, improve our, penetration of the market with the money that we have. अभी तो आप सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे हो, बट अगर बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है कि कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है या वेल फंडेड प्लेयर आता है जो कि जो मिनिमम कॉस्ट है उससे नीचे में बेच रहा है क्योंकि उसके पास फंड्स है, तो उस सिचुएशन को फिर कैसे आप डील कर पाओगे? वो हुआ हमारे साथ। बड़े प्लेयर्स आए, उन्होंने फ्री में भी बांटा एक साल। बट अल्टीमेटली सी, इफ अ कस्टमर इज हैप्पी विद योर सर्विस, इफ यू आर गिविंग रियल क्वालिटी सर्विस, दे डोंट मूव। नहीं, कोई नहीं मूव करता। इंडियन कस्टमर भी है कि चाहे फ्री में मिल रहा बट सर्विस चल रहा है, मुझे क्यों पंगा लेना है? मुझे वो पता नहीं, वो अननोन है। फ्री में दे रहा है, कल तो पैसे लेगा ही नहीं। फ्री में थोड़ी, मतलब वो थोड़ी वो एहसान थोड़ी करेगा मेरे पे। सो पीपल डिडंट मूव. People didn't move. People knew what they are paying for, and so yeah, what you have to do is you have to keep on improving. That's critical. वो बहुत important है कि आप अपने आप को improve करते रहो, अपने features को बढ़ाते रहो। आपको इन मतलब मार्केट में क्या है, उससे आगे रहना पड़ता है। अगर आप रहो तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। People understand, even Indian customers understand that nothing comes for free. You have to pay for it. And they're ready to pay if it's a good service. तो विवेक, ऑफ कोर्स अभी आप एक्साइटल चलाते हैं, कंपनी काफ़ी तेज़ी से स्केल कर रही है, बट मैं आपकी थोड़ी अर्ली जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि आप कश्मीर में बॉर्न हुए थे, कश्मीरी थी, तो वो आपकी चाइल्डहुड कैसे थी? चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहा। सर्वोत्तम जो हिंदी में बोलते हैं वैसा रहा। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी हेयर और करंट टाइम में आपको पता है, सारे सोशल मीडिया में एक लोनली चाइल्डहुड मोरलेस हम सबका होता है, हमारे बच्चों का होता है रादर। कश्मीर में ऐसा नहीं था, कहीं भी नहीं था, लेकिन कश्मीर में स्पेस भी बहुत थी, प्लेइंग ग्राउंड्स बहुत होते थे, आपके एवेन्यूज़ थे हाइकिंग के, स्विमिंग के, कैंपिंग के। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी हमारा बचपन रहा। ओवरऑल सेंस ऑफ स्पेस भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप फ्लैट्स में नहीं, आप अपने हाउसेस में रहते थे। वहाँ पे सबके हाउसेस होते थे, सबके विलास होते थे, जिनको विलास बोलते हैं, हम तो घर बोलते थे। तो देयरफॉर स्पेस, सेंस ऑफ स्पेस वाज देयर, एंड यू कुड हाइड इन रूम्स, एंड यू कुड प्ले हाइड एंड सीक, एंड यू कुड गो आउट एंड प्ले क्रिकेट। वहाँ पे ग्राउंड्स, जैसे मैंने कहा था, काफ़ी होते थे खेलने के लिए। And then you were connected to nature in a great way, because though we lived in city, शहर में रहते थे, लेकिन फिर भी शहर के बाहर ही माउंटेन था, जिसको आप हर संडे जाते थे। और आई थिंक उस टाइम में अभी जैसे शहर है वैसे शहर होते भी नहीं होंगे कि हर जगह बिल्डिंग। Exactly. But then obviously Kashmir is naturally endowed, naturally काफी वहाँ पे चीजें हैं कि शहर के अंदर ही आपके पास शंकराचार्य माउंटेन है, आप हर संडे उस माउंटेन में जाते थे, ऊपर टेम्पल तक। और आपके पास लेक्स हैं, आप उसमें बोटिंग या स्विमिंग करते थे। So it was a very nice childhood in that sense, and the schools were very nice there. So yeah, overall it was a complete childhood in that sense. But somehow ये childhood बीच में ही कट गया। As soon as I was in class 9th, we had to leave कश्मीर, हमें छोड़ना पड़ा, और हम फिर जम्मू आ गए, जहाँ जो पूरा ही अपोजिट था कश्मीर के। न वहाँ पे पहली बार हमने ज़िंदगी में देखा कि 40 डिग्री टेम्परेचर क्या होता था, क्योंकि कश्मीर में समर का मतलब होता था 25 डिग्री, विंटर का मतलब होता था माइनस, बट समर का मतलब 25 डिग्री। समर हमारे लिए होता था घूमने फिरने का टाइम। हाँ, फेवरेट सीजन। आप घूमते थे, फिरते थे, बाहर जाते थे, आप खेलते थे सड़कों पे।
जम्मू में समर का मतलब होता है आप अंदर रहो, आप कुछ नहीं कर सकते बाहर। सो दैट वाज सरप्राइजिंग हमारे सब। पहले तो मतलब ये था, शॉकिंग था। और थिंग्स लाइक गमोरियां हमने कभी सुना ही नहीं था, वो होता क्या है। वो ऐड देखते थे नाइसिल का टीवी पे, मुझे याद है बचपन में देखते थे टीवी पे, तो सोचते थे ये क्या दिखाते हैं, मतलब क्या होता है ये, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज इट। जिसके लिए पाउडर मिलता है, पाउडर तो फैशन की चीज होती है, स्मेल के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। फिर देन जम्मू में गए तो पहले ही साल पता लग गया गमोरिया क्या होता है। एंड देन ऑब्वियसली सेंस ऑफ स्पेस वाज टेकन अवे। एक जो स्पेस था हमारे पास वो नहीं रहा। आप किराए के एक कमरे में रहते थे, उसी कमरे के कॉर्नर में किचन था। So yeah, it was shocking in that sense because हमारा बचपन एकदम से छिन गया, और आपको फिर एडजस्ट करना पड़ा एक नए माहौल में। more aggressive in terms of weather, more aggressive in terms of behavior of people around you. So वो softness खत्म हो गई लाइफ में, और डिफिकल्टीज शुरू हो गई। तो यहाँ पे वही है, जैसे कि आप पहले श्रीनगर का बता रहे थे, आपके डैड गवर्नमेंट सर्विस में थे, एंड आप जैसे कि आपने बोला आपका खुद का घर था जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया था। बट जब अचानक आपको एक नए सिटी में मूव करना पड़ता है जहाँ पे आपका घर ना, वहाँ पर रेंट पे रहो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहाँ पे नहीं है, तो उसमें एज अ चाइल्ड आपने कैसे कोप अप किया? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बाय चॉइस भी आप नहीं आए थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उस पर फिर आपने एक्ट कैसे किया उसके ऊपर? सो एज आई सेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही डिफिकल्ट था। आई मीन हम तो छोटे थे, मैं 9th क्लास में था, सो आई वुड हैव बीन 13 years old। तो एक बचपना होता है, तो हम तो बचपने में ही मोरलेस रहे, इन द सेंस वहाँ पे फ्लैट छत मिली जम्मू में, पहली बार हमने देखा जिंदगी में। कश्मीर में आपके पास स्लोपिंग होती है, तो आप उस पर चढ़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें खेलने को मिल गया है छत पे, कोठा जिसको बोलते हैं जम्मू में। एंड सो उस हिसाब से देखते रहे। बट देन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में हमारे यहाँ सिंपल सी चीज़ है, नलके का पानी है जो कभी जाता ही नहीं था, मतलब 24 घंटे का है, मतलब आप कभी ऑन करो नलके में पानी होगा ही होगा। अब जम्मू में सुबह आधे घंटे आता था, और आधे घंटे में सबको नहाना है, सबको टैंकी में भी भरना चाहिए, नहाना भी चाहिए। सो सच बेसिक थिंग्स चेंज्ड। सो जो वो चीज़ें जो हमें बेसिक लगती थी लाइफ की, जो मतलब गिवन थी, मतलब दिस दे आर देयर फॉर यू, suddenly they're not there. Suddenly weather is not inclined to your physiology. गर्मी बहुत खतरनाक है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप पानी नलके में नहीं है, आप 4 कमरे 5 कमरे में रहते थे या 10 कमरे में रहते थे, अब आप एक कमरे में रह रहे हो, उसी कमरे में कोने में किचन है। So this was difficult for all. I mean, okay, it was not just for me. सिर्फ मेरे लिए ऐसा नहीं था, पूरी कम्युनिटी अपरूट हुई थी, तो सबके साथ ऐसा था। So देयरफॉर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, ये है, अब ये रियलिटी है। बट एक चीज थी, मैंने देखा उस टाइम भी रेजिलियंस थी कम्युनिटी में, कि भैया अब हमारे साथ ऐसी त्रासदी घटी है, अब हमारे साथ ऐसी डिफिकल्टी आई है हमारी लाइफ में, तो हमें जो बचा सकता है वो एजुकेशन बचा सकती है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, हमारे पेरेंट्स ने। मैं उन दिनों देखता था और ये ऑब्जर्व करता था कि अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते अदर देन एजुकेशन। जस्ट फोकस ऑन इट एंड ट्राई एंड गेट समथिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम दिस बैड सिचुएशन ऑल्सो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, और आई डिडंट डू वेरी वेल इन स्टडीज देन। जैसे आपने बोला कि एक ही तरीका था कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो आपके फिर आपने आई थिंक 12th एग्जाम उसके बाद ही दिया होगा, तो तब आपके कैसे मार्क्स रहे? बहुत ही बुरे मार्क्स रहे। तो आई डिडंट गेट वेरी गुड मार्क्स। कितने? आई थिंक इट्स अराउंड 50%। जबकि एवरेज जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे उनको 75, उन दिनों 75% बोलते थे, डिस्टिंक्शन बोलते थे उनको, डिस्टिंक्शन वाले ही थे सारे। तो या सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर माय फैमिली। दे थॉट ये लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब 12वीं में नंबर नहीं आए तो। सो इट वाज तो ऑफ कोर्स आपने ऐसे बोला कि रात में सब मिलके पढ़ते थे, आपने तब पढ़ाई नहीं करी या जनरल था कि? 12th में मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैं डिस्ट्रैक्टेड था काफी। एंड फिर आपने डिसाइड किया क्या कि आई थिंक आपने डिप्लोमा करी इंजीनियरिंग में, तो वही जैसे कि मिडिल क्लास में होता है डॉक्टर इंजीनियर, वही था या कोई और रीजन? 100% वही था कि बहुत जल्दी से जल्दी नौकरी करनी है, एंड देन यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। उसके लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग करनी है, मतलब तो मस्ट है।
तो उसके अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं था मतलब कोई। दो आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन फिलोसफी एंड लिटरेचर, उस टाइम से भी? उस टाइम से ही 10वीं से के बाद से ही आई वॉज इंटरेस्टेड, बट दिस वाज नॉट एन ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिप्लोमा तो इंजीनियरिंग में तो शुरू कर ही दिया, साथ में मैंने ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर विद फिलोसफी एंड दोनों साथ साथ में करता गया। उसका भी, उसका फर्स्ट ईयर, उसका फर्स्ट ईयर, उसका सेकंड ईयर, उसका सेकंड ईयर, थर्ड, उसका third। एंड ऑफ कोर्स ये जब आपने किया उसके बाद फिर आपने जॉब शुरू करी या? उसके बाद एमबीए किया मैंने। अच्छा, अरे जो क्लियर पास था इंजीनियरिंग एमबीए, सारी पढ़ाई एक बार में खत्म कर दो। वो मैंने फिर एमबीए किया। उस टाइम तक आते थे मेरा फिर हो गया था कि अब तो करना ही है, नौकरी करनी है, तो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। तो लेट्स गेट क्वालिफाइड। पहले तो मैंने बड़ा उसमें क्या कहते कंफ्यूजन में किया था कि मतलब क्या करूं। इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, तो कर ले। तो इसमें टाइम में आगे के मैं वो हो गया था, थोड़ा सब भी हो गया था और मैंने कहा जी नहीं, अब हाँ अब तो नौकरी करनी पड़ेगी, तो बेटर डू एमबीए। सो आई डिड इट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। फर्स्ट जॉब आफ्टर दैट वाज विद हैथवे ब्रॉडबैंड। एंड इंटरेस्टिंगली आपने आई थिंक पूरा जितने भी आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है ब्रॉडबैंड और इन सारी कंपनीज, सिर्फ ब्रॉडबैंड में ही रहा, सिर्फ वायरलेस ब्रॉडबैंड में ही रहा है। तो हैथवे वाज द फर्स्ट कंपनी व्हिच स्टार्टेड वायरलेस ब्रॉडबैंड इन द कंट्री। ब्रॉडबैंड का मतलब ये जो तारें आती है जिसके थ्रू इंटरनेट घर पे आता है। जियो फाइबर, एयरटेल, एक्साइटेल, ये सारे वायरलाइन ब्रॉडबैंड है। तो उस टाइम हैथवे वाज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट वायरलाइन ब्रॉडबैंड, और उसमें मैंने काम शुरू किया एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, और तब से लेके आज तक वही काम कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियों में यही किया, बस यही कर रहा हूँ, वायरलाइन ब्रॉडबैंड। हैथवे के बाद मैं हैथवे में 4 साल काम करने के बाद मैं रिलायंस गया, वहाँ 4-5 साल रहा। उसके बाद हैथवे वापस आया एज रीजनल हेड फॉर नॉर्थ इंडिया। उसके बाद मैं डीजी केबल गया, वहाँ 4-5 साल रहा। उसके बाद एक्साइटल शुरू किया। अभी आप जो मान लो बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी पॉडकास्ट को हमारे देखते हैं, तो उनको क्या टिप्स दोगे? क्योंकि बहुत लोगों के पास आइडियाज होते हैं, वो पहले स्टेप लेने में डरते हैं, या जब टफ टाइम्स आते हैं, आपने इतने साल की जर्नी है, तो उसको कैसे डील करते हो? तो उसके रिगार्डिंग आप टिप्स क्या दोगे? फंडामेंटली सबसे पहले तो आइडिया है, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। अगर आप वर्थवाइल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब भी प्रॉब्लम है, तो उस आइडिया पे बैंक करो। तो इसके लिए पहले कुछ मार्केट टेस्ट या रिसर्च कुछ करना चाहिए? क्रिटिकल है मार्केट टेस्ट, रिसर्च करना बिफोर यू जंप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट कि ये प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये तो मैं इतने साल से यही कर रहा था कि बढ़ नहीं रही थी पेनिट्रेशन, क्यों नहीं बढ़ रही थी, वो एक था जी। तो सिमिलरली सबको ये करना चाहिए कि जो अगर मुझे करना है कुछ, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए मार्केट में। प्रॉब्लम आप विजुलाइज कर सको कि आप किसी आदमी की लाइफ को इजी बना रहे हो इससे, इसका मार्केट है। सो अगर तो है तो फिर तो जुट जाओ, और वंस यू डिसाइड कि है प्रॉब्लम और आप जुट रहे हो, फिर पीछे मत देखो, फिर आधा मत करो कि मैं जॉब भी करूंगा और ये भी करूंगा, वो नहीं चलता। तो देन गिव इट एवरीथिंग। कोई बात नहीं, ज्यादा से क्या होगा, फेलियर होगा, कोई बात नहीं, फिर से जॉब मिल जाएगी, बट फोकस। अगेन एज आई सेड विद सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, फोकस इसमें भी बहुत जरूरी है। आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा इस धंधे को 1-2 साल, जब तक आपका एस्टैब्लिश ना हो जाए, तब तक आपको सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। सब कुछ मीन्स सब कुछ मतलब वी हैव डन इट इन द सेंस कि यू डोंट, अब घर याद नहीं, वो याद नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। ऑफिस में ही रह के पूरा आपको 100% देना पड़ता है जब तक एस्टैब्लिश ना हो जाए कंसेप्ट। उसके बाद तो खैर शुरू हो गया। अब मतलब उसके बाद आप बंदे आ जाते हैं। वंस यू आर बिग, देन यू कैन टेक पीपल, यू कैन हायर टैलेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। क्या आपका इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था, एंड उसको फिर आपने ओवरकम कैसे किया? जैसे आपने बोला कि आपने ऑल इन दिया, स्ट्रगल हुआ, तो उसमें लोएस्ट मोमेंट क्या था आपका? आई डोंट सी कि मतलब कोई एक लो मोमेंट था सच, बट सी लो मोमेंट्स मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। एक टाइम था कोविड आया, एक तो डिमोनेटाइजेशन टाइम था। तो उस टाइम सेल बंद हो गई पूरी, क्योंकि हम उस टाइम कैश में थे, 100% कैश कर रहे थे। तो अब पता ही नहीं था करेंगे, कैश ही खत्म हो गया। बट वेरी क्विकली वी सॉर्ट ऑफ वेंट टू ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन एक्टिवेट किया मोड उस टाइम, और फिर से धंधा शुरू हो गया। बट यू हैव टू एक्ट फास्ट। वी वेंट टू सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उन्होंने ऑनलाइन मोड शुरू किया और हमने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा टाइम कोविड का टाइम आया, बोला बाहर ही नहीं जा सकते, कनेक्शन लगेगा कैसे। एंड येट उस टाइम हमने देखा कि भैया डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो टेक्स ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, सबको मास्क, डबल मास्क दो, ग्लव्स दो, सैनिटाइजर दो, लेकिन काम शुरू करो। और हमने 1 हफ्ते अंदर काम शुरू कर दिया था पहले लॉकडाउन में।
और उस टाइम जितनी ग्रोथ की कभी नहीं की. So see, there will be lows, but those lows you have to overcome and make them your strength. आज की डेट में हमारा 80% ऑनलाइन है बिजनेस, देयर इज नो कैश एंड वी आर वेरी हैप्पी. सो ये थैंक्स टू दैट डिमोनेटाइजेशन. सिमिलरली कोविड ने हमें दुगना कर दिया, बिजनेस डबल कर दिया. रेजिलियंस आ गई टीम में कि हम पहले एक हफ्ते 10 दिन में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बट फिर वो कैचअप हो गया. So therefore all these issues will come, but take them as a challenge and they will pay you back in long run. एक चीज आपने बोली फोकस. अब जैसे कि आप बिजनेस सस्टेन हो रहा है, बट जनरल एज अ कोई यंगस्टर देख रहा है, वो फोकस मेंटेन कैसे करे? क्योंकि जैसे आपने बोला डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं, बट उसको आप कैसे मेंटेन करते हो, या क्या रिकमेंडेशन हो? क्योंकि आजकल आपको पता है हर जगह रील आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त ने मीम भेज दिया, ये सब होता रहता है. तो फोकस एक्चुअल में इंसान कैसे मेंटेन? पहले फोकस तब आएगा जब आप कुछ करना चाहते हो. आपके अंदर जील होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करना है, कुछ विजन है, कुछ गोल है मेरे जिंदगी में, तो फोकस खुद आएगा. अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप ड्रिफ्ट करोगे. सो कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा सकता आपको ड्रिफ्ट होने से. आज की जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं बचा सकता, आपके हाथ में फोन है. So you need to be focused on something that you want to achieve in life, whether it is in business, politics, social life, whatever it is. If you are focused in it, then you have to determine कि भैया अगर मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए कितने घंटे मैंने इस चीज को देने हैं, प्रिपरेशन में कितना लगाना है, एग्जीक्यूशन में कितना लगाना है. उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं कर सकता. तो आपको पूरा ये सेट करना पड़ता है. ठीक है, आप अपना 1 घंटा रखो दिन में लिए इसके लिए, तफरी के लिए, उस टाइम कुछ भी करते रहो, फाइन, बट नॉट बियॉन्ड दैट. जिस दिन इसने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते. आप बिल्कुल आप हाइट से हो जाओगे, पूरा दिन निकल जाएगा, वो पता नहीं क्या हुआ, किया क्या. दिन के साल निकल जाएंगे. So therefore one has to be very very careful about using these technologies. You have to use it for your own benefit rather than these using you. बेसिकली अपना विजन या जिस चीज पे आप करना चाहते हो वो पहले ढूंढो. सिर्फ आई थिंक कुणाल शाह हैं जिन्होंने फिलोसफी पढ़ी, एंड अभी मैं सुन रहा हूँ कि आपने भी वो फिलोसफी पढ़ी. तो ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग ये सारी तो काम आई, बट फिलोसफी का कुछ फायदा हुआ? वो रोज काम आ रही है, आज भी काम आ रही है, हर बात में काम आ रही है. When there are bad times, when there are good times, it tells you to be sober, not to worry in bad times, not to be overexcited in good times. Maintain a stability, maintain a static composure, because you understand it's all. बाहर तो सब ऊपर नीचे हो रहा है, बट माइंड में कैसे? माइंड आपको स्टेबल रखना पड़ता है. You have to distill things that come to you and see in a very dispassionate way, see from an objective perspective. तभी आप actual proper decisions कर सकते हो. वरना you get swayed by tempers and you get swayed by emotions. You have to control all that to be really effective in your business or in your life also. तो बेसिकली वो जो आपका उस टाइम का इंटरेस्ट था वो एक्चुअल में काम आया, जो आपको काम आता है, हमेशा आता रहेगा. हाँ, वो जो लग रहा था कि नहीं ऐसे ही पढ़ लिया. And that's something I will always recommend to everybody. If you think you have a forte, if you think you have a strong point, focus on that. चाहे दूसरों को ना समझ आ, चाहे दूसरों को समझो. क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने तो पेरेंट्स के लिए जैसे नॉर्मल बंदा करता है इंजीनियरिंग कर ली, बट आपने खुद की भी सुनी कि यार उसके साथ भी डबल प्रेशर लेके मैं करूंगा वो. जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज बैंक ऑन योर स्ट्रेंथ्स. अगर आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और किसी और को समझना है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बोले इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कुछ नहीं होगा, उसी पे फोकस करो. चाहे पैसे बने ना बने, आप फोकस करो. पैसे तो आ जाते हैं इफ यू आर गुड एट. अब अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, पैसे आपके पीछे पीछे आएंगे. अगर आप मीडियोकर हो तो पैसों के पीछे पीछे भागोगे. जो बेटर टू फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट, बेटर टू फोकस ऑन व्हाट योर पैशन इज, तो पैसे फॉलो करेंगे आपको. एंड एनी बुक्स, चाहे वो फिलोसफी को, एंटरप्रेन्योरशिप को, जो आप सजेस्ट कर सकते हो? बहुत सारी बुक्स है, हजारों बुक्स हैं, बट एक सेपियंस पढ़नी चाहिए सबको. अंडरस्टैंड करते हो पूरी आप ह्यूमन जर्नी को, कि नोएल हरारी की सेपियंस है, वो एक जरूर पढ़नी चाहिए सबको. बायसेस पे एक किताब लिखी है डैनी कैनेमन में, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो, डैनी कैनेमन, तो वो पढ़नी चाहिए जरूर. और एक निकोलस तालिब है, वो स्टैटिशियन है, उनकी किताब है, बेसिकली ही टॉक्स अबाउट रेड स्वैन्स, ब्लैक स्वैन्स. तो द ब्लैक स्वान है किताब का नाम, निकोलस तालिब, वो भी पढ़नी चाहिए. इन प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ इवेंट्स, आप हर चीज को प्रोबेबल नहीं बना सकते कि मतलब कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा. कोई ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं. अच्छा, जैसे कोविड टाइप्स. हाँ, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था. ठीक है, वैसे ही एनवायरनमेंट के साथ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. आज इतनी बारिश हुई दिल्ली में, किसने प्रेडिक्ट किया था कि पूरा समर बारिश में निकल जाएगी?
हम तो कह रहे थे समर बहुत हॉट होगा, लेकिन ये ब्लैक स्वान, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोस ब्लैक स्वान्स, हाउ टू नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि भैया ऐसा ही होना है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बुक. एक कश्मीरी माइग्रेंट जिसने घर शिफ्ट किया, 12th में सिर्फ 55% आए, जैसे कि आपने बोला वो काफ़ी कम थे, फिर 7,500 की नौकरी से स्टार्ट करके 18 लाख में गए, छोड़ के इतनी बड़ी कंपनी बनाई. तो ओवरऑल आप अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे देखते हैं, एंड आपके पेरेंट्स ने फिर क्या बोलते हैं आपकी ये जो सक्सेस है या जो जर्नी रही है? मैं जर्नी को जर्नी की तरह देखता हूँ. वेरियस पड़ाव हैं, वेरियस मंजिलें हैं. नहीं, बट तब सोचा नहीं होगा ना कि इस लेवल पे पहुंच. नहीं, कभी नहीं सोचा था. तो बट ये था कि हाँ कुछ करेंगे, कुछ तो करना करेंगे. कुछ करेंगे और इतना बड़े. जी जी, बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. But again, from my philosophical background, I'll tell you these are various stages. Fine, I'm happy. The only thing I'm happy about is the fact that I'm able to help thousands of people now, directly or indirectly. Excitel से associated 10-12 हज़ार लोगों की employment चल रही होगी. This is something that I'm proud of. Other than that, for personally, yeah, these are various stages. वो भी देखा, ये भी देख रहे हैं, आगे और भी कुछ देखते रहेंगे. It's okay. आता रहेगा. थैंक यू विवेक कि आपने इतना टाइम दिया, एंड होपफुली आपकी जो लर्निंग्स है, आपने जो पर्सपेक्टिव शेयर किए हैं, ये हमारी ऑडियंस उससे कुछ सीखेगी एंड अप्लाई भी करेगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर एक्साइटल. आप और भी जल्दी एक्सपैंड करें सो दैट ज़्यादा लोगों के पास कनेक्शन बढ़े, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू अर्नव.